हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कि 2017 में हुआ था, सोशियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। नॉट, ठीक है। अभी हम बात करी थी प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यानी कि फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है प्राइमरी ग्रुप के अंदर। जैसे आपकी मम्मी पापा भाई बहन हो गए, आपके पीयर ग्रुप हो गया, आपके स्कूल फ्रेंड्स हो गए, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो गए, वो सारे। तो पहला ऑप्शन भी इसका ठीक है कि नेबरहुड होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, स्कूल होता है। पर इज नॉट, जो एग्जाम्पल नहीं है वो कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे आप जस्ट काम कराओगे और वापस आ जाओगे। वहाँ पे आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन। हु गेव द आइडिया ऑफ द आयरन लॉ ऑफ ऑलिग्रेसी। ठीक है, अल्पतंत्र का लोहा नियम किसने कहा था? ये आपके कहा था रॉबर्ट मिशेल ने। ध्यान रखना, अल्पतंत्र का लोहा नियम आपके रॉबर्ट मिशेल ने कहा है। राइट मिल्स ने इमेजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है आपके। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और बुजुर्गवा और सर्वहारा तंत्र की बात करी है। ठीक है, 12वें नंबर का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, मॉर्गन्स नेम विथ इज एसोसिएट विथ, कि मॉर्गन का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेट्रियार्कल, मैट्रियार्कल, प्रिमिटिव एंड एक्सटेंट फैमिली, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मॉर्गन का जो नाम हुआ है वो नाम हुआ है मैट्रियार्कल थ्योरी के नाम से, यानी मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत दिया है, मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में जिसने चर्चा करी है वो मॉर्गन ने बात करी है। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार अपने पूरे भारत में पाया जाता है। प्रिमिटिव प्रोमिसिटी की जो बात करते हैं, इसमें होता है आदि मानव यौन संबंध, यानी कि बिना विवाह के यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। और ये वाली थ्योरी जो आपकी दी थी ब्रीफोल्ट ने। ठीक है, ये आपकी थ्योरी दी थी ब्रीफोल्ट ने, है ना। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आजकल जो मॉडर्न युग की बात करते हैं तो जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो यही है कि बिना विवाह के यौन संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, एक्सटेंड फैमिली। एक्सटेंड फैमिली, देखो वैसे तो आपको बहुत टिपिकल लगता होगा, पता नहीं विस्तृत परिवार है क्या होता होगा। इसमें देखो 3 आपकी जनरेशन निवास करती है। और एक्सटेंड फैमिली के जो और नाम है वो नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली इसका नाम है। साथ ही इसको मल्टी जनरेशन कॉम्प्लेक्स फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, मल्टी जनरेशन कॉम्प्लेक्स फैमिली कहा जाता है। तो एक्सटेंड फैमिली से कभी परेशान मत होना कि एक्सटेंड फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली का एक रूप है जिसमें 3 जनरेशन निवास करती है, यानी कि आपके दादाजी, आपके पिताजी एंड आप। ठीक है, तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज इनटू पैट्रियार्कल एंड मैट्रिनिकल इन बेस ऑफ, कि जब पितृसत्तात्मक और मातृवंशीय जब निर्धारण हो रहा होता है तब किसके बेस पे हो रहा होता है? तो वो हो रहा होता है आपके वंश के आधार पे। ठीक है, क्योंकि लाइनेज जो सिस्टम आ रहा है, देखो लाइनियल जो आया है कॉन्सेप्ट, वो आपके वंश के आधार पे आता है। तो एक तो होता है कि पिता से पुत्र को वंश निर्धारित किया जाता है या माता से पुत्री को वंश निर्धारित किया जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी के अंदर आपके लीगल पावर होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। जहां पे आपकी पावर लीगली हो वो आपके सत्ता कहा जाती है। सक्सेशन, उत्तराधिकार, यानी कि ट्रांसफर कर दी जाती है आपकी अपनी पावर, अपना पद। ठीक है, जैसे कि आपने किसी की वसीयत, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह किसी को ट्रांसफर कर दिए कि आज से मेरी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मेरे पुत्र का होगा, दैट इज उत्तराधिकार। एंड रेजिडेंस, आप जानते हैं निवास स्थान जहां पे आप रहते हैं वो आपके रेजिडेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी किसने लिखी है बताइए? ऐसे एंशिएंट सोसाइटी लिखी है आपके मॉर्गन ने। आपके जो लोवी है, लोवी ने क्या लिखी है? प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी लिखी है ये 1920 के अंदर। मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1905 में। और जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो मैंने आपको समझाया था, अंडमान आइसलैंड जो बुक लिखी है वो आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखी। तो 15 का राइट ऑप्शन आएगा मॉर्गन।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता है, हु सेड, किसने कहा, जेंडर सोशलाइजेशन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन विच इज द लर्निंग ऑफ करंटली डिफाइंड जेंडर रोल्स। लैंगिक सामाजिकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। तो ये किसने कहा है, ठीक है, ये बात कही है आपके पीके हैसलिन ने, क्योंकि लैंगिंग के बारे में डीएम मजूमदार ने कोई बात नहीं करी है, इन्होंने रेसेस एंड कल्चर्स के बारे में बात करी है। मैक्स वेबर्गियन ने इकोनॉमी, आपकी रिलीजियस, आपके एथिक्स, आपके कैपिटल, इन सब के बारे में बात करी है। एम श्रीनिवास ने भी डोमिनेंट कास्ट या मॉडर्न इंडिया या चेंजेस इन इंडिया, इन सब के बारे में बात करी है, ठीक है। तो 16 का राइट ऑप्शन ए। 17 नंबर का क्वेश्चन, हु सेड मोबिलिटी इज द पॉसिबल ऑफ संस्काराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन कास्ट सिस्टम, की कास्ट सिस्टम के अंदर संस्काराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की द्वारा गतिशीलता संभव है, ये किसने कहा है, ये एस.सी. दुबे ने कहा है। देखो कंफ्यूज मत होना, संस्काराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों का नाम देख के एम श्रीनिवास ने कहा होगा, नहीं, जब मोबिलिटी की बात हो रही है तो ये आपके कहा है एस.सी. दुबे ने, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी वो थी द कमांड द चेंजेस लाइफ, ठीक है, द चेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड एम श्रीनिवास की बुक तो आप जानते ही हैं, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करी, संस्कलाइजेशन की बात करी, वेस्टर्नाइजेशन की बात करी, ब्राह्मणीकरण के बारे में बात करी। इनकी जो बुक थी वो थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। डीएम मजूमदार की बात अगर अपन करते हैं तो रेसेस एंड कल्चर इन सोसाइटी, एंड एन के बोस सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में स्टडी रही है इनकी, सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव यानी सभ्यतावादी पर्सपेक्टिव के बारे में इन्होंने बात करी है, और इनकी जो बुक थी ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ठीक है। 17 का राइट ऑप्शन आएगा एस.सी. दुबे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज गिवन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने कहा था, डेविस एंड मूर ने कहा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फंक्शनल थ्योरी किसने दी थी स्ट्रैटिफिकेशन की, किंग्सले डेविस एंड मूर ने दी थी, और गिदिंग्स की जो थी वो थी सोशियोलॉजिकल थीम एंड पर्सपेक्टिव, ध्यान रखना। 18 का राइट क्वेश्चन ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सोशल चेंज अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो सामाजिक परिवर्तन किससे होगा, इन्वेंशन, आप कुछ नया करोगे, आविष्कार करोगे, उससे होगा। डिस्कवरी, कुछ नया रिसर्च कर रहे हो, खोज कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए भी सामाजिक परिवर्तन आता है। जैसे पश्चिमीकरण की सभ्यता की खोज करी है आपने कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तभी तो आपकी इंडियन कल्चर के अंदर चेंजेस आए। फिर आया डिफ्यूजन, उसका प्रचार प्रसार कर दो, उसको बढ़ावा दे दो, इसलिए भी सोशल चेंज आ जाता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सियन थ्योरी ऑफ चेंज, द चेंज कम थ्रू रिवोल्यूशन इंडिकेट, कि मैक्सियन जो थ्योरी थी कि चेंजेस आया है वो किसके बेस पे आया है, कैसे चेंज आया है, ठीक है। चेंज इन एग्जाइटिंग स्ट्रक्चर, चेंज इन होल स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में, एंड द पार्टियल चेंज ऑफ द एग्जाइटिंग, बाहर वाले हिस्से के कुछ हिस्से के, एंड द नॉमिनल चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ठीक है, छोटे वाले स्ट्रक्चर में। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पूरे स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तभी रिवोल्यूशन होती है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।